ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, और इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में एंड एवरीथिंग। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज़ हो रही है, तो हमारे चैनल पे वन शॉट चल रहा है। अगर तुम्हें वन शॉट देखनी है तो तुम हमारे ए बटन से बाकी सारे चैप्टर्स को भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा रखा है। हेलोइन हमारा डन हो चुका है, हमारा सॉल्यूशन डन हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी डन हो चुका है, एंड देन दिस चैप्टर विच इज केमिकल काइनेटिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी डन हो चुका है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स की मैंने वन शॉट डाल रखी है हमारे फिजिकल की इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी सुन वो भी आ जाएगा तुम्हारे चैनल पे। ठीक है, एंड जो भी बच्चे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वरना तुम्हें वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सवाल ही सवाल सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है ऑलरेडी। ठीक है, डू और डाई वाले क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सोचा है कि एक वीडियो हम लोग ऐसे भी लाएंगे जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर देंगे कि इस चैप्टर में पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। बट आई थिंक दैट विल बी प्रेजेंट ऑन आवर चैनल समवेयर इन December और लाइक इन जनवरी। ठीक है, तो हम लोग जाकर के वो करेंगे, क्योंकि लास्ट मिनट का होता है, वो बच्चे ही करके जाएंगे जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी पूरे साल। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग करने जा रहे हैं वन शॉट। वेरी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बता देनी चाहिए। ये हमारा अल्फा बैच चल रहा है जो कि CBSE 12th वाले बच्चों के लिए होता है सिर्फ। ठीक है, और अभी हम लोग फिलहाल टारगेट कर रहे हैं CBSE 2025 एग्जामिनेशन को, जो कि होने वाला है समवेयर अराउंड इन फरवरी और मार्च। ठीक है, तो भैया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, पहला टॉपिक विच इज केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को समझने अगर अच्छे से समझना होता है नीट वगैरह के लिए या जेई के लिए, तो मैं रिकमेंड करता हूँ उन बच्चों को कि भाई पहले तुम जाकर के केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लो, और उससे पहले भी एक तुम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसे भी पढ़ लो। उसके बाद तुम ये चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स से तुम अच्छे तरीके से समझ सकते हो। वेयर एज अगर कोई 12वीं का बच्चा है जो कि पहली बार केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहा है, तो उसके लिए आई थिंक दिस वन शॉट विल बी मोर देन एनफ और सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली चीज केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स पढ़ा था फिजिक्स में आता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स इज ऑल अबाउट द मोशन। ठीक है, इट इज लाइक केमिकल मोशन, यहाँ पे हमको पढ़ना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इन अनदर वर्ड दिस इज जस्ट नोन एज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ये बेटा आप याद करके जाइएगा, CBSE 2017, 2016 एंड 2014, उसके बाद 2019 आई थिंक यस, उनमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन पूछा गया था। मैं हर क्वेश्चन और हर जगह पे बार बार मेंशन नहीं कर सकता हूँ दैट दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दिल्ली 2017 वगैरह वगैरह, CBSE 2018 से मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वन शॉट देखने आया उसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे करके जाओ। ठीक है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक्सप्लोर कर लेना और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। ठीक है, और वीडियो लाइक भी कर दो यार। ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है किसी भी स्पीसीज की विद टाइम, उसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर हम R से P जा रहे हैं, यहाँ पर याद रखना जब मैं इंटीग्रेटेड लॉ भी करूँगा तो भी मैं यही इक्वेशन उठाने वाला हूँ। R से P कहने का मतलब होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो रेट कैसे लिखते हैं हम लोग? रेट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन इज गिवन एज डेल्टा C, चेंज इन टाइम इज गिवन एज डेल्टा T। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख देंगे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मोल पर लीटर, और नीचे आ जाएगा सेकंड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ATM पर सेकंड। ठीक है, ये आ जाएगा ATM सेकंड्स, यूनिट है इसकी। ठीक है, अगर टाइप ऑफ रेट की बात करें तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, वी हैव टू काइंड्स ऑफ रेट। ठीक है, एवरेज रेट में हम डिस्कस करते हैं, एवरेज रेट विल बी इक्वल्स टू टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, रेट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन, मैंने बताया था ना। तो जब एवरेज रेट की बात करोगे तो एवरेज में मतलब टाइम कंसिडरेबल होता है, छोटे से टाइम के लिए बात नहीं करते। जब छोटे से टाइम के लिए बात करेंगे तो हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट को डिस्कस करेंगे। एवरेज रेट की अगर हम लोग बात करें तो आर एवरेज विल बी इक्वल्स टू टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना भी टाइम लगाओ। अगर तुम छोटे से टाइम के लिए बात करोगे तो वही पार्ट होगा जो इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। एवरेज रेट में आ गई ये डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन। अच्छा, ये याद रखना, इसे हम लोग कंसंट्रेशन के लिए नोट करते हैं इस बिग ब्रैकेट को। तो ये रिएक्टेंट हो गया हमारा, ये टाइम हो गया, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन टाइम। यहाँ पे कुछ बच्चे देख रहे हैं सर ये नेगेटिव टाइम है। बेटा एक बात बताओ, जब तुमने A प्लस बी को रिएक्ट कराया है C प्लस डी के साथ में, गिव C प्लस डी, तो ऑब्वियसली ये जो कंसंट्रेशन होगी विच इज रिएक्टेंट, ऑब्वियसली जब ये घटना स्टार्ट होगी जब भी तो हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा।
आई होप ये बात समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से। क्या कि जब रिएक्टेंट जो कि मतलब कि A प्लस बी, जब ये घटना जाएगा, ये जितना घटेगा उतना ही तो C प्लस डी बढ़ेगा। क्लियर? दिस डेल्टा मीन्स इन बिग इंटरवल, ठीक है। मतलब बेसिकली ये बिग इंटरवल की ही बातचीत चल रही है, तुम्हारी यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ से कर दिया इलेज। क्या कर दिया यहाँ से मैंने? इलेज। तो इस बात को आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा नहीं है। ये C2 माना है कंसंट्रेशन एट टाइम 2, C1 माना है कंसंट्रेशन एट टाइम T1, T2 माइनस T1 will be equals to delta C upon delta T. Delta C is just total change in concentration, delta T is just time taken, total time taken, ठीक है। T is equals to 0 पे अगर हम बात करें A plus B will give C plus D, तो A की जो कंसंट्रेशन थी वो T is equals to 0 पे, ऑब्वियसली जब तुमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की तो काहे का प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, तो मतलब प्रोडक्ट 0, और रिएक्टेंट विल बी इन सम अमाउंट, मीन्स अगर ए की बात करें तो ए का जो अमाउंट होगा वो सी रहा, हमने माना है, और बी का अमाउंट जो है वो भी हमने सी माना है, ठीक है। एंड सी और जो डी है ये 0 है, ये सी कंसंट्रेशन है बेटा, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम पास करेगा तो ऑब्वियसली ये जो है ए वो कुछ ना कुछ घटा होगा, तो हमने माना बी ए अमाउंट घटा होगा, ए कंसंट्रेशन घटा होगा, बी का भी कुछ ना कुछ अमाउंट डिक्रीज हुआ होगा, विच इज हमने उसे बी कहा है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि P अमाउंट बना होगा और Q अमाउंट बना होगा। इस बात को अच्छे से समझ लेना कि जब टाइम ये T इज इक्वल्स टू 0 होता है, जो भी बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़े होगे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लो अच्छे से। जब टाइम 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन C थी, B की भी कॉन्सेंट्रेशन C थी, और ये दोनों 0 थे। जब टाइम T1 आया तो C माइनस ए हो गया कॉन्सेंट्रेशन, C माइनस बी हो गया कॉन्सेंट्रेशन। ए और बी क्या है, जो पार्ट घटा है, और उतना जो यहाँ पर P और Q होगा वो C और D बना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये हो गया एवरेज रेट। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट होता है रेट एट अ गिवन टाइम, रेट एट अ गिवन टाइम, मतलब आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू होता है ये जब बहुत टाइम, बहुत छोटे से टाइम के लिए बात करेंगे, चिंदी से टाइम के लिए, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंस इन माइक्रो सेकंड वगैरह वगैरह, ऐसे टाइम के लिए बात करते हैं, तो हम लोग ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी को डी सी अपॉन डी टी से हटाते हैं, ठीक है। या यहाँ पे हम लोग इसे कहते हैं स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम ग्राफ, ठीक है। नाउ रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी से स्टार्टिंग से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि तुम्हारे किचन का एग्जांपल है, और उसे ही समझते हुए हम पूरे इस चैप्टर को समझेंगे। जस्ट लाइक मान लो तुम घर आते हो स्कूल से, ठीक है। जब तुम घर आते हो स्कूल से और तुम्हें भूख लगी होती है, तुम किचन में जाते हो, ठीक है। इट्स लाइक तुम्हारा समर मंथ चल रहा है, तो उस टाइम जल्दी छुट्टी हो जाती है स्कूल में, तो तुम 11-12 बजे आ जा रहे हो स्कूल से घर। अब जब आते हो तुम सीधे किचन में जाते हो, तब तुम देख रहे होते हो कि मम्मी जो है वो आटा निकाल चुकी होती है और उसे वो प्रिपेयर कर रही होती है तो रोटी बनाने के लिए, ठीक है। अब एक बात समझना, जब मम्मा प्रिपेयर कर रही होती हैं तब रोटी का अमाउंट क्या होता है? जब मम्मा प्रिपेयर कर रही होती है आटा, तो उस टाइम में रोटी का अमाउंट क्या होता है? कभी फोकस किया इस पर? उस टाइम में रोटी का अमाउंट होता है 0, ठीक है। उस टाइम में रोटी का अमाउंट होता है 0। जब तुम आते हो जस्ट घर पे, तो तुम्हें दिखता है कि रोटी बनी नहीं है, मम्मा कहती है तुम फ्रेश हो जाओ, जब तक एंड डाइनिंग पे बैठो तो देर में रोटी तुम्हारे लिए बन के आ रही है, राइट और रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद रोटी बन जाती है, ठीक है। तो जब वो रोटी बन जाती है तो जो चीज़ मम्मा प्रिपेयर कर रही होती है वो खत्म हो जाती है, वो अभी भी रहती है, वो खत्म हो जाती है ना। देखो जैसे एग्जांपल, ये मम्मा ने प्रिपेयर किया तुम्हारे रोटी बनाने के लिए, और यहाँ पे तुम्हारा स्टोव है जिस पे रोटी बननी है, ठीक है। तो यहाँ पे से कुछ पार्ट निकाल करके वो डालती हैं इस पे, जब जाकर के रोटी यहाँ पे बन जाती है एक। तो जितना पार्ट ये कम होता जाएगा उतनी पार्ट रोटी बनती जाएगी। एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल बेहतरीन सा होता है कि जहाँ पर ये जितना जितना कम होता जाएगा, ये वाला पार्ट मतलब जो आटा और पानी को मिक्स करके जो चीज़ बनती है, वो वाला पार्ट जितना जितना कम, भाई नमक भी आता है, वो किचन में मत किचन जाना यार, ठीक है। तो जितना जितना ये पार्ट कम होता जाएगा उतना उतना पार्ट ये रोटी जो है हमारी बनती जाएगी। तो इससे ये समझ में आ गया कि रिएक्टेंट की स्पीसीज जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे प्रोडक्ट की स्पीसीज बढ़ेगी। अब एक और बात बताओ, जो चीज़ घट रही है वो कैसी होती हुई दिखेगी? डिसअपियर होगी ना। फॉर एग्जांपल जब तुम पहले आए थे किचन में तो वो बहुत सारी चीज़ थी, कौन सी? जो रोटी आटा एंड पानी एंड नमक मिक्स करके जो चीज़ बनी थी इस टाइप से, ठीक है। ये क्या होगा, ये घट जाएगा जब थोड़ी देर बाद ये फुल था। इस टाइम जब तुम आए थे इनिशियली उस टाइम रोटी कितनी थी? 0 थी, तो ये तुम्हें दिख रहा था। जब तुम बहुत देर बाद आते हो तो ये एकदम खत्म हो जाता है, तो ये डिसअपियर हो जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिसअपियरेंस और अपीयरेंस बस इतनी सी चीज होती है कि जो प्रोडक्ट होता है वो बनता होता है, इसलिए वो अपीयर होता है, हमें दिखता है, ठीक है। और जो चीज डिसअपियर होती है वो ये होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको केमिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जो हमारे पास एक जिंक रॉड होता था, हम जब उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते थे, ये बचपन वाला एग्जांपल है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता था ब्लू, इनिशियली ये कलर ब्लू था। जैसे ही तुमने जिंक रॉड को डाला इसका कलर क्या हो जाता है? इसका कलर फेड पड़ जाता है ना, इसका कलर। तो उसके पीछे रीजन क्या था कि इसने इसके साथ रिएक्ट कर लिया। तो इनिशियली जो चीज थी, तो ये क्या हुआ, जब ये प्रोडक्ट बना ZnSO4 तो ये तुम्हें अपीयर हुआ ना एज अ पेल कलर, फेड कलर, ठीक है।
तो ये क्या हुआ तुम्हें ZnSO4 तुम्हें बनता हुआ दिखा क्योंकि कलर चेंज हुआ, मतलब कुछ अपीयर हुआ, और यहाँ से क्या हुआ, ये CuSO4 ब्लू कलर का था, वो क्या हुआ, वो डिसअपियर हो गया। आई थिंक दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच इज enough to explain rate of reaction, sorry, rate of appearance and rate of disappearance। याद रखना डिसअपियरेंस हमेशा रिएक्टेंट का होगा और अपीयरेंस हमेशा प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। अपीयरेंस में हमेशा हम पॉजिटिव लिखते हैं, अपीयरेंस में हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है, और डिसअपियरेंस में हमेशा हम नेगेटिव, मतलब रिएक्टेंट को नेगेटिव लिखते हैं। ऑब्वियसली मैंने बता रखा है क्यों, क्योंकि वो जो है घट रहा होता है एज द टाइम पासेस। क्लियर? Okay, rate of disappearance of reactant will be decrease in reactant species by time taken, इसलिए मैंने माइनस लिया है क्योंकि वो डिक्रीज हो रही होगी। इंक्रीज इन प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, एंड इसीलिए मैंने इसे पॉजिटिव लिया है। आई होप बच्चा पार्टी तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल लिया था, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ऑल राइट, आते हैं अहेड। एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट सा, इफ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल टू 1, अगर स्टोकियोमेट्रिक 1 एंड 1 है, ऑब्वियसली जैसे रिएक्शन तुम लिख रहे हो AA प्लस BB, जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन यही होता है। जिस भी बच्चे को ये पार्ट नहीं क्लियर है, फुल लेंथ लेक्चर देखो जाकर के, होपफुली क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। DD, अब यहाँ पर A B C और D, ये स्टोकियोमेट्री, इसे हम कंसीडर कर देते हैं 1। अगर ये 1 है तो हम लोग नॉर्मली ये सब हिसाब लगा लेते हैं। अगर ये 1 नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी उसकी स्टोकियोमेट्री होती है उसे जाकर के नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक दिस इज द रिएक्शन वेयर वी हैव दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दैट A does not equals to 1, मतलब A B C D ऑल आर नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं 1 अपॉन A माइनस का, और डेल्टा टाइम्स A अपॉन डेल्टा T, माइनस का 1 अपॉन B डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, एंड इस तरीके से हम इसका एवरेज रेट निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का तरीका भी वही सेम टू सेम होता है, नेगेटिव वाले के साथ नेगेटिव लगाना और पॉजिटिव वाले के साथ पॉजिटिव लगाना। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अब जो अगला चीज़ है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट भी है ऑब्वियसली, कि फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसे मैं थोड़ा सलीके से क्या देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बुकिश वे में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। और भाई जिसको भी नोट्स चाहिए होता है हैंडमेड, तो वो नोट्स नीचे लगे होते हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक्सप्लोर किया करो, यू विल गेट द नोट्स एट फ्री, ठीक है। कोई भी चार्जेस नहीं है नोट्स का। तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। आई थिंक दिस इज एनफ, आई गेस। यश, और इसको भी थोड़ा नीचे ले आते हैं हम लोग, ठीक है। इधर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? जी, चलो भैया। तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? ऑब्वियसली कंसंट्रेशन का फैक्टर अफेक्ट करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आटा और पानी लोगे तुम, उतनी ज़्यादा तुम रोटियां बना पाओगे, जितना ज़्यादा आटा उतनी ज़्यादा रोटी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, और किसके कंसंट्रेशन के, याद रखना हमेशा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, हमें हमेशा रिएक्टेंट से ही मतलब होता है, क्योंकि रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद concentration of reactant, as the reactant का concentration will increase, the rate of reaction will increase। temperature की अगर हम बात करें, rate of reaction increases with the increase of temperature, rate of reaction will increase with increase of temperature। nature of reactant की अगर हम बात करें तो different reactants requires different amount of energies for breaking old bond and formation of new bond। ऑब्वियसली भाई रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, है ना, कि जो भाई जैसे तुमने इनर्ट गैस लिया है तो उसका अलग कुछ हिसाब होगा, अगर तुमने सोडियम लिया है, पोटेशियम लिया है, कैल्शियम लिया है, तो इनका कुछ अलग हिसाब रहेगा, कॉपर लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, तो इन सारे एग्जांपल्स में ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कैटलिस्ट। इट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। हमें पता है कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इसी चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता था, क्या करता था एक्चुअली कैटलिस्ट। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कैटलिस्ट जो है ऐसी चीज़ होती है, पीडी, निकल, प्लैटिनियम वगैरह, दीज आर द कैटलिस्ट एंड दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन और दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ भाई, क्यों, कैसे, क्या करता है ये, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने इनर्ट इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया था, ठीक है। जिसको भी अगर वो वीडियो नहीं क्लियर है तो भाई यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रही है, तुम जाकर के चुपचाप से उस वीडियो को फुल वॉच कर लो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि क्या आप कह रहे हैं भाई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, राइट द, अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट में भी आया हुआ है, इसलिए प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करके जाओ, क्योंकि बोर्ड वाले क्वेश्चन कभी कभी नीट में दिखने के लिए मिल जाते हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है वो है, रिएक्शन जो हमारे पास दी हुई है वो है
N2+3H2 gives 2NH3। यहाँ पे ये रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली ये दोनों रिएक्टेंट है, इन दोनों घटेंगे। और मैंने बताया था स्टोकियोमेट्री को कंसीडर करना है। इफ दिस इज नॉट वन, इफ दिस इज वन, इसे जैसे चाहो वैसे लिख दो, मतलब dN2 माइनस का dt इज इक्वल्स टू 1/3 dH2 अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू 1/2 dNH3 अपॉन dt। तो देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे पॉजिटिव में लिखा है, इसके नीचे 2 आ गया। इसके पीछे रीजन यही है कि इसकी स्टोकियोमेट्री 1 नहीं थी। तो जिसकी भी स्टोकियोमेट्री 1 नहीं थी उसके नीचे उसकी जो भी स्टोकियोमेट्री है वो आ जाती है। अगर स्टोकियोमेट्री 1 होगी तो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। अगर भाई लिखते तो हम हमेशा ही हैं, यहाँ पे 1/1 1 ही होगा ना, तो क्यों मेंशन करना उसको। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 2H2O कन्वर्ट कर रहा है 2H2O में, सॉरी 2H2O2, मतलब कि कौन सा ऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये अल्कलाइन मीडियम में H2O में और O2 में कन्वर्ट हो गया। दो रिएक्शन इससे इसकी है। ओके, तो यहाँ थोड़ी देर बाद आएंगे, आई थिंक ये आगे वाला पार्ट है, तो मैं ये बताऊंगा तुम्हें इस पार्ट के बाद। ऑब्वियसली आएंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट दैट, बट थोड़ा सा रुक जाते हैं और इसको भी थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे रखते हुए इसको थोड़ा सा इसका साइज जो है वो इंक्रीज किया जाए, वेट, एंड देन इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं। अरे यार ये येलो लाइन, रेड लाइन कहाँ से आ गई। ऑल राइट, ठीक है, ये आ जाओ नीचे और दैट्स इट। ठीक है, ओके दैट्स ग्रेट। और इसको भी थोड़ा सा हम लोग जो है हाईलाइट कर देते हैं बड़ा। हाँ चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है इस चैप्टर की, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज नंबर है, आकर के देख लेना इसको। 10 आउट ऑफ 60 पेजेस आर देयर इन दिस लेक्चर एंड वी हैव ओनली ऑन 10। रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन, ये सारी चीजें सेम होती है, ये सारी चीजें ही एक ही चीज का नाम है, डिफरेंट डिफरेंट। रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन rate is given in terms of molar concentration of reactant with each term raised to some power। अब ऐसा जरूरी कहीं पर भी देखो, इस पूरे इक्वेशन में दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच यू नीड टू राइट व्हेन दे आस्क व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन या व्हाट इज रेट इक्वेशन, देन तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। एंड इस पूरे की पूरे डेफिनेशन में देख लो, कहीं पर भी इन्होंने नहीं बताया कि वो जो पावर है, चाहे जो भी है, उस पावर की वैल्यू क्या है। ठीक है, द पावर रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट एक्सप्रेशन मे और मे नॉट बी द सेम एज द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि जो तुम्हारी पावर आएगी वो एक्स और वाई वो और स्टोकियोमेट्री होगी, जैसे इसकी स्टोकियोमेट्री हो सकती है या नहीं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया। इसलिए हम इसे मानते हैं एक्स और वाई, हो सकता है हो जाए इक्वल, हो सकता है नहीं हो इक्वल। ठीक है, कब इक्वल होगी कब नहीं होगी बात की बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल, हम लोग देखेंगे कब इक्वल होती है, इसको मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। ऑब्वियसली कंसीडर कर लिया एक रिएक्शन हम लोगों ने। रेट इक्वेशन लिखने का तरीका अभी बताया। रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और रिएक्टेंट ये है और इसकी पावर एक एक्स और वाई होता है, कुछ कुछ भी होता है वो एक्स और वाई। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा। तो इसकी जगह पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बढ़ा करके के लेकर के आते हैं, और के क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है के। ठीक है, तो के निकालने का तरीका क्या होगा भाई बताओ। के निकालने का तरीका होगा आर अपॉन के की पावर एक्स और बी की पावर वाई, बी की पावर वाई। अब तुम चाहो तो वो क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा और रुक जाओ, बस मैं थोड़ा सा इस पार्ट को ओवर कर दूं, फिर मैं तुम्हें वो बताऊंगा यूनिट से पहले। द इक्वेशन विच रिलेट्स रेट ऑफ रिएक्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होता, ये तो तुम समझ गए, इक्वेशन जो रिलेट करता है रेट ऑफ कंसंट्रेशन को टू द रेट ऑफ रिएक्शन से, उसे हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। ठीक है ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, सॉरी माय फॉल्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसी एक्स प्लस वाई को तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह देते हो, मतलब एक्स इसको एन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज एन। ठीक है, okay, the sum of powers of concentration of the reactant in rate law expression is called as order of that chemical reaction. For example, we have a reaction AA BB C and converts to DD मतलब DD हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट है। रेट अगर लिखना चाहोगे तो ये रहा रेट, मैंने अभी लिख के बताया तुम्हें। अगर ऑर्डर की बात करें तो वो एक्स प्लस वाई होगा, हमेशा समेशन होता है पावर्स का। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंट, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट थ्योरेटिकली। ऑर्डर रिएक्शन का हो सकता है 1 2 3 0, इवन अ फ्रैक्शन वैल्यू इज आल्सो कैन बी पॉसिबल कि वो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सके। आ तो जल्दी से इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस तरीके का कुछ था, दो रिएक्शन दी हुई थी। अच्छा और कुछ बताना था क्या, चलो कोई बात नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, वो मुझे करना चाहिए था। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पे कहीं पे होगा आई गेस कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो स्लोएस्ट स्टेप पे यहाँ पर होगा। ठीक है, देखो ये
तो यहाँ पे आगे पहले पढ़ लेते हैं सारी सारी चीज़ें, फिर आ जाएंगे क्वेश्चन पे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जब मैं लाइव दे रहा हूँ जब तुम मुझे याद दिला सकते हो, अभी तो याद नहीं रहेगा, तो अगर वो क्वेश्चन छूट गया किसी भी लेक्चर में छूट जाता है तो वो खुद से कर सकते हो, आंसर मैंने हमेशा लगाया होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आंसर लगा दिया मैंने, और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम भी यहाँ पे दी हुई 2019, हाफ नंबर और 1 नंबर दिया गया था। टॉपर आंसर भी लगा दिया मैंने कि देखो उस बेचारे बच्चे ने कैसे लिखा था, ठीक है। बेचारा तो भैया नहीं था। राइट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट अभी मैंने बताया था कैसे निकालोगे, के विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर अपॉन क्या लिखोगे, एक्स की पावर सॉरी ए की पावर एक्स बाई बी की पावर वाई, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, इसकी स्टोकियोमेट्री भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, अभी बता दिया। बट एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई जो होगा वो एन होगा। सर एन क्या होता है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सर, जी सर, ठीक है। आते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट पे। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट जैसे अगर ऊपर हम लोग देखें फ्रॉम अबव, रेट विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है। देन के को कैसे लिखोगे, के विल बी इक्वल्स टू रेट अपॉन ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, लिख दिया। अच्छा अब रेट जानते हो तुम, रेट को कैसे लिखोगे, रेट बताओ क्या था, रेट था सर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन को हम लोग मोस्टली लेते हैं क्या, मोल पर लीटर। सर आपको कैसे पता चला, मोलैरिटी लेते हो ना बेटा, और नीचे टाइम है, टाइम को कैसे लेते हो, सेकंड। तो मतलब रेट की यूनिट आएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि देखो ना मोल, जो मोल पर लीटर जो तुमने लिखा था वो नीचे चला जाएगा ना सेकंड्स के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस, तो ये ऊपर जाएगा, तो सेकंड इनवर्स, लीटर भी सेकंड इनवर्स, लीटर भी इनवर्स, ठीक है। होल्ड ऑन, तो हमें रेट की यूनिट पता चल गई, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से ड्राइव करा दिया, देख लो एक बारी। के इज इक्वल्स टू रेट अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। जैसे ही हम लिखोगे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन की पावर एक्स कंसंट्रेशन की पावर वाई। मैंने बताया था जब बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट्स का हिसाब यही कहता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, मतलब कंसंट्रेशन टू दी पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने इसकी यूनिट पुट की है मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड, ये इसकी है रेट की, इनटू इनटू 1 अपॉन मोल, इसकी देखो क्या होगी कंसंट्रेशन, मोल लीटर इनवर्स और x प्लस वाई, क्योंकि पावर जुड़ जाएगा, और x प्लस वाई को हम लोग क्या कहते हैं, n, तो हम सीधे लिख देंगे इसको यहाँ पे से। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। ओके अब यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। व्हेन वी विल पुट x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू n विच इज इक्वल्स टू 0, जब तुम इसे 0 पुट करोगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तुम्हें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जब तुमने 0 पुट किया तो डेफिनेटली इट विल बी 0, 0 मतलब किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती थी, 1 एक्सपोनेंट, तो आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये आ गया तुम्हारी यूनिट, ठीक है। बढ़िया। अब अगर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालने के लिए सेकंड इनवर्स आ जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ जाओगे तो निकालने के लिए मोल लीटर लीटर इनवर्स यहाँ पर ऊपर जाकर के लीटर पॉजिटिव होता है, सेकंड इनवर्स अभी भी रहता है, ठीक है। तो ये यूनिट आ गई। तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें यूनिट्स याद रखनी है सारी की सारी, जो भी तुमसे पूछी जाएगी के बारे में। अगर उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पूछा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर के बारे में पूछा होगा जीरो ऑर्डर, और सेकंड ऑर्डर के बारे में पूछा होगा तो सेकंड ऑर्डर, लेकिन निकाल के दिखानी है, ठीक है। डेरिवेशंस का मोस्टली नहीं आया है किसी भी क्वेश्चन में, आई थिंक सो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बता दूंगा क्या होता है, डेफिनेशन सब। देखो ये अगर तुम्हारे पास एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड है। यहाँ पे हाइलाइटर है तो भैया फोकस के साथ समझ लो, क्योंकि जैसे ही मैं हाइलाइटर की पेन छोड़ता हूँ ये रेज हो जाता है, देखो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, तो ये वाई, ये जेड, ये वाई एंड ये एक्स, ठीक है। होल्ड ऑन, इफ अ पार्टिकल इज हेयर, अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पार्टिकल को अटैक करने का जो पॉसिबल वे है, इस पार्टिकल को अटैक करने का जो पॉसिबल वेज है वो ये है, या तो हम एक्स से आकर के इसको अटैक कर दें, या तो हम वाई से आकर के इसको अटैक कर दें, या तो हम जेड से आकर के इसको अटैक कर दें। और कोई पॉसिबल वे है इसको अटैक करने का हमारे पास, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। 3 ही पर्टिकुलर वेज होता है जिसमें हम इस पार्टिकल को अटैक कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये यहाँ पर है तो, ठीक है। अब इस बात को समझो कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, ये समझ के रखना, ध्यान में रखना है इसको। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम, आयन, मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन वन स्टेप रिएक्शन, एन एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली कोलिजन होगा, है ना, ऑब्वियसली एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली कोलिजन होगा, कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। थोड़ा सा होल्ड करो, इसे मैं सेट कर दूं यहाँ पे बढ़िया तरीके से। आई का वही बिंदु बिंदु बढ़ जाता है ना, ठीक। ये आ जाएगा फिर से थोड़ा और नीचे, और थोड़ा जूम हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया। ये इसकी डेफिनेशन है कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, तो ये याद रखिएगा, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ वन स्टेप रिएक्शन, व्हाट इज एलिमेंटरी रिएक्शन व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केमिकल
रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी दो तरीके की हो सकती है, यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर। यूनिमॉलिकुलर में जब एक स्पीसीज, व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व, बाइमॉलिकुलर जब रिएक्टिंग जो होगी वो दो स्पीसीज के बीच में होगी, ठीक है। तो देखो जनरली मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व्ड बिकॉज साइमल्टेनियसली कोलिजन मोर देन 3 पार्टिकल्स से अगर हम जो है यहाँ से यहाँ पे रखते थे इसको, तो या तो इससे अटैक कर सकता है, इससे अटैक कर सकता है, इससे अटैक कर सकता है, और कोई वेज है क्या? तो ज्यादा से ज्यादा 3 वेज में अटैक हो सकता है, और तो कोई वेज है नहीं हमारे पास अटैकिंग का, इसलिए जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो 3 से ज्यादा नहीं होती है जनरली। एक इंपॉर्टेंट शीट जो कि अगेन फिर से 15 नंबर शीट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। क्या डिफरेंस है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में? तो देखो मॉलिक्युलरिटी जो होती है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट taking part in a chemical reaction, whereas it is defined as the sum of the power. I think दोनों में कुछ अच्छा डेफिनेशन में तो बढ़िया डिफरेंस है, क्योंकि देखो ना ये तो पावर होती है किसकी, कंसंट्रेशन टर्म्स की, और यहाँ पे क्या होता है कितने मॉलिक्यूल अटैक कर रहे हैं एक दूसरे को, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एग्जांपल जैसे ये NH4 है, NO2 है, ये टूट करके N2 और 2H2 बनाता है। यहाँ की मॉलिक्युलरिटी 1 है, क्यों? क्योंकि ये इसमें एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज है ना, मॉलिक्युलरिटी विल बी 1। इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगर यहाँ पे हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 1। इत्तेफाकन यहाँ गया ऑर्डर 1, ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी विल बी सेम, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती है, मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, ठीक है। It is always a whole number. It can neither be zero nor fractional. It may be zero. It can be fraction also. It is derived from rate determining step. Okay. Molecularity हमें कहाँ से मिलती है? RDS से। RDS क्या होता है? Rate determining step. Rate determining step is one of the step in reaction which determines the rate of reaction. इसीलिए उसको rate determining step कहते हैं। और याद रखना rate determining step is always a slowest step. It's always a slowest step. भाई मेरे एक बात बताओ, कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें बहुत तेजी में रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो अगर बहुत तेजी में रिएक्शन हो गई तो कोई ऐसा चीज थोड़ी ना रहा कि जो बता पाए, जैसे अगर कोई रिएक्शन हो रही है जो कि 2-3 घंटे में हो रही है, तो 2-3 स्टेप हुए उसमें, तो जो स्टेप सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है तो वही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वही तो बताएगा कि कितना ज्यादा टाइम वो लेगा, क्योंकि फास्ट रिएक्शंस तो बहुत जल्दी हो गई, उनके बारे में तो हमें दिख भी गया, ठीक है। लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो वाले स्टेप होता है जहां पर रिएक्शन बहुत स्लो होती है, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। डेप्थ में देख सकते हो उस चीज को, जाके मैंने एक्सप्लेन किया है, फुल लेंथ वीडियो यहाँ आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लगा होगा यार, ठीक है, देख लेना, ठीक है। लेट अस कंसीडर रिएक्शन जैसे 2H2 ये ब्रेक करेगा 2H2 में। ओके, ये क्वेश्चन सेम आया, देखो मैंने कहा है भाई मेरे, अगर तुम नोट्स कर रहे हो तो भाई मेरे तुम्हें सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो यहाँ पर बोर्ड वालों ने पूछा था कब, 2019 के सेट में सेम ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, साफ। देखो यहाँ पे मैंने बताया, ये देखो स्लो स्टेप, ये देखो फास्ट स्टेप, तो अब तुम्हें समझ में आ गया दिस विल आवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही चीज होने में बहुत टाइम लगती है, ये बिल्कुल होना नहीं चाहता है, एंड जल्दी से फिर ये रिएक्शन बहुत तेजी में हो जाती है, खत्म, ठीक है। Slow step is the first step, and that is the rate determining step. By rate equation for a reaction can be written on the basis of rate RDS. We can write it like this, and we have overall reaction. This is 2. ये बेटा याद रखिएगा, ये मैंने आगे लिखवाना है आप लोगों को जब हम लोग ड्राइव कर रहे होंगे। अगला ही टॉपिक है ये, अच्छा अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ही मैंने को कराना है ये। मैंने यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन ले लिया यार, देखो ये मैंने हैंडमेड लगाए थे जब तब की है, ठीक है। चलो अब हम लोग रेडी हैं उन क्वेश्चन को करने के लिए, तो अब तो क्या ही रहेगा सर, क्वेश्चन में क्या ही रहेगा। देखो इन्होंने सबसे पहले क्या पूछा, राइट द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। रेट लॉ लिख दो भाई, रेट लॉ लिखोगे किसका, रेट लॉ तो उसका ही लिखा था हमेशा स्लो स्टेप का, कैसे लिखोगे, H2O2 है हमेशा। अरे भाई अरे 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 कुछ बवाल होने वाला था अभी, ठीक है। एक बात और याद रखो, सारे इन तीनों क्वेश्चंस को मैं बहुत सलीके से, बहुत तमीज से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसका लिखते हैं, हमेशा रिएक्टेंट का। सर यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्शन लिखोगे, पहली चीज मैं लिखवा देता हूँ नोट। नोट में सबसे पहला चीज है, सबसे पहली चीज है रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज रिटन फॉर स्लो स्टेप, ऑलवेज रिटन फॉर द, ओहो फॉर स्लो स्टेप, हमेशा स्लो स्टेप के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है। एंड कौन सा स्लो स्टेप है इसमें, ये वाला स्लो स्टेप है, ठीक है। आगे आ जाओ जल्दी से। H2O2 प्लस IO नेगेटिव इस गिव्स यू H2O प्लस I नेगेटिव एंड O2, ठीक है। तो हमारे पास आगे इसके लिए हम लोग रेट रिएक्शन लिखेंगे। रेट रिएक्शन जैसे ही लिखोगे तो रेट विल बी इक्वल्स टू, हम जानते हैं क्या लिखते थे, K टाइम्स H2O की पावर 1 इंटू I की नेगेटिव, लिख दिया हमने। राइट रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन लिख दिया भाई। राइट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस वाई की वैल्यू 1 प्लस 1 हो गई, तो 2 आ गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगला क्वेश्चन बताइए भैया, आउट ऑफ स्टेप 1 स्टेप 2 विच वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैंने बताया अभी जस्ट, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो हमेशा स्लोएस्ट स्टेप होता है। सेम ही क्वेश्चन आया था 2019 में भैया, देख लो, बता रखा है मैंने, नोट से बाहर कुछ भी नहीं आता है। रेट
2a plus b plus c will give you d plus 2e. show first order with respect to a. ओके ये क्वेश्चन बहुत तरीके सलीके का होता है भाई, अगेन ये देख लो कब आया था या मैंने मेंशन नहीं किया, ओके लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं इस तरह के कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू सी, और उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना है। बी जो दूसरा क्वेश्चन है ये बात की बात है, ये देखेंगे हम लोग, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो, जब 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस ई होगा, अगर रेट लॉ की बात करें तो हम जानते हैं रेट लॉ में क्या लिखेंगे, a की पावर 1, b की पावर 2, c की पावर 0। सर आपको कैसे पता चल गया सब? अरे भैया क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो मैंने कहा था ना अभी, स्टोक्योमेट्री हमेशा पावर में नहीं जाती है, ठीक है, स्टोक्योमेट्री हमेशा पावर में नहीं जाती है, ओके। तो जब इन्होंने कहा है क्या कि शो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन ई जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहा है ना, 2e शो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्ट टू ए हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करता है, तो ए वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बी वाला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सी वाला जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लिख दिया रेट लॉ ये लिखना था, लिख दिया हमने फर्स्ट स्टेप, ठीक है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन, डबलिंग करके देख लो, कंसंट्रेशन को तुम डबल करो, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन ये था तुम्हारा, जब तुम कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो मतलब तुमने 2a कर दिया, 2b कर दिया और 2c कर दिया। अब एक बात बताओ, सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर ले लूं, 2 कॉमन आ गया, बच गया क्या, a की पावर 1, b की पावर 2 और c की पावर 0, ये बच गया, और अरे यार 0, और यही तो हमारा इनिशियल रेट था, मतलब जो तुमने जब डबल किया कंसंट्रेशन को तो रेट विल डबल, मैंने बताया था रिएक्शन रेट इंक्रीज करता है व्हेन यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, तो जब तुमने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया रेट भी इंक्रीज करेगा, सेम ऑर्डर से इंक्रीज करेगा, देखो 2 टाइम्स, करेक्ट। ओके, एक छोटी सी चीज यहाँ पे रह गई है, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ तुम्हारा 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर द रिएक्शन N2O5 विल कन्वर्ट टू 2NO2 प्लस हाफ O2। अच्छा इसमें रेट ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है और इसमें हम डिटरमाइन करना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो भाई, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दो, सबसे पहले तुम रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखोगे DN2O5, ये बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है तो मैं तुम्हारे लिए सॉल्यूशन कर देता हूँ, इसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। देखो जब हमने लिखा है N2O5 प्लस गिव्स यू 2NO2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2, सबसे पहले तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तुम रेट लिखने जाओगे वो वाली रेट लिखना जो लिखते हैं हम लोग, माइनस ऑफ DN2O5 अपॉन dt। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो डिसोसिएशन है उसकी जगह पे अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 दे देगा, अब रेडी हो जाना है, डिसअपीयरेंस मतलब होता है वही कम होना, ठीक है, अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स DNO2 अपॉन dt, DNO2 अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स, अच्छा 1/2 दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स DO2 है भैया, will be equals to 1/2 NO2 और 2 times DO2 by dt, ठीक है जी। अब आते हैं बात पे, क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O5। N2O5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5.65 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू, हमसे क्या पूछा है, हमसे इसके बारे में पूछा है, इसके बारे में हमें सिर्फ ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे ऑब्वियसली, है ना। तो इसकी वैल्यू दी हुई थी, इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डी टाइम्स N2O5, वही बचपन वाला कर रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स, N2, इसे सॉल्व कर लो, देखो क्या आ जाएगा, 5 to the 10 11 के आसपास आ रहा होगा इसका आंसर, कुछ ना कुछ देखो यहाँ पे आ रहा है क्या, कहाँ सॉल्व किया मैंने इसे, ये रहा 2 टाइम्स इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O5 दिया हुआ था हमें, हमसे पहले क्या पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते भाई, रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख दिया, ये तो रहा रेट ऑफ रिएक्शन, खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का फॉर्मेशन करोगे तो ये 2 उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हुआ है, 2 टाइम्स 11 के आसपास आ रहा है, ठीक है करेक्ट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कहाँ पे चला, यहाँ पे, तो 2 टाइम्स के हाफ हो जाएगा, हाफ होगा तो 2.85, देखो हाफ हो गया मेन रेट से, ठीक है। तो बेटा बस इतनी सी बात याद रखिए, एक पेज ऐड करके बता देता हूँ आपको फिर से, जब भी इन्होंने कौन सा इक्वेशन लिया, ठीक है ये लिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको N2O5 कन्वर्टिंग टू 2NO2 प्लस हाफ O2। देखो ये जब भी तुम्हें रेट ऑफ फॉर्मेशन इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, इन तरह का कुछ भी इन तरह का पूछ रहा होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू डू व्हाट, कि सबसे पहले सर माइनस ऑफ DN2O5 लिखेंगे सर, रेट इक्वेशन लिख लो, जो रेट आती है तुम्हारी नॉर्मल लिख लिया मैंने, माइनस ऑफ D सॉरी 1/2 माइनस तो नहीं होगा ना, प्लस हो जाएगा क्योंकि भैया प्रोडक्ट है, DN2NO2 अपॉन dt,
इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DO2/dt। अब मेरी बात को समझो, अब मेरी बात को समझना। देखो, जब तुमने ये इक्वेशन लिख ली, ये इक्वेशन लिख ली, इसके बाद हो सकता है ये दिया हो, ये दिया हो, या फिर ये दिया होगा। ये देते हैं हमेशा। स्टॉक्यूमेट्री भूल जाओ, स्टॉक्यूमेट्री से कोई मतलब नहीं होती। हमेशा में रेट की बात की गई तो ये चीज़ दी गई होगी, ठीक है। अब वो कहेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, लेट से मान लो x दिया हुआ है, क्या कहेंगे वो? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। बोलेंगे फाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। क्या करना, दो इक्वेशन उठाना। कौन सी सर? ये दोनों, क्योंकि ये तुम्हें दी हुई है और ये तुम्हें फाइंड करनी है, बस। क्योंकि सब इक्वल है तो ये दोनों उठा लो। तब अभी इन्होंने क्या पूछा तुमसे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, मतलब ये पूछा ना, मतलब डी पूछा तुमसे, DO2/dt विल बी इक्वल्स टू, कैसे निकालो बेटा, बताओ, जल्दी बताओ। ये 2 यहाँ पे था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तुम्हें दिया हुआ है, तो 2/2, आई थिंक ये 2/2 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ऑब्वियसली 1/4 हो जाएगा, इनटू ये जो चीज़ दी हुई है, इसको, इसकी वजह से तुम्हें x दी हुई है, देखो x दी हुई है ना, तो 1/4 इंटू x कर दो, दिस विल बी द आंसर। समझ गए? इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से समझ लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। तो ये अब आते हैं आगे, रेट इक्वेशन। ये सब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने, मॉलिक्युलरिटी और मोल में डिफरेंस भी बता दिया था। ये क्वेश्चन भी करा रखा है। ये क्वेश्चन है, व्हाई द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। बताया तो भाई, मॉलिक्युलरिटी अगर जीरो होगी तो फिर रिएक्शन हुआ कहाँ का? मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। और हमेशा भाई एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एटलीस्ट एक पार्टिकल तो चाहिए जो कि पार्ट ले। वी रिक्वायर्स एटलीस्ट अ सिंगल मॉलिक्यूल लीडिंग टू द वैल्यू ऑफ मिनिमम मॉलिक्युलरिटी ऑफ 1, ठीक है। इसलिए एटलीस्ट एक तो चीज चाहिए जो कि हमारा रिएक्शन करवा सके, वरना तो फिर काहे का रिएक्शन। समझ रहे हो बात को? चलो नेक्स्ट देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। व्हाई? भाई एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्यों? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज ही तो करेगा। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन जब जब आगे बढ़ेगी, रिएक्शन जितने हिसाब से आगे जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है, क्योंकि तुम्हारा रिएक्टेंट स्पीसीज तो कम हो रहा है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एज द रिएक्शन विल प्रोग्रेस, या फिर रिएक्शन आगे जा रही है, एज द रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले बच्चों, एज द रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, क्या हो रहा है? एज द रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, क्या हो रहा है? रिएक्टेंट की स्पीसीज कम हो रही है, एंड जब रिएक्टेंट की स्पीसीज कम होगी तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट की स्पीसीज पे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है ऑलरेडी, तो रेट कम ही तो होगा। अभी तो पीछे बताया था, फैक्टर अपॉन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। क्लियर? तो सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम, सो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस। अच्छा, व्हाट इज रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट क्या है भाई? रेट कांस्टेंट है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। भाई सारी चीजें पीछे लिखी हुई है, ए टू जेड। कोई भी बच्चा अगर इस वन शॉट को करके जा रहा है, उसके क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे ना, तो फिर बताना मुझे, ठीक है। वन शॉट करो, मैं बता रहा हूँ चैनल पे तुम्हें, वन शॉट करो, और उसके बाद प्लस प्लस सवाल ही सवाल सीरीज करो, यू आर डन विथ योर बोर्ड, ठीक है। एंड इसके बाद अगर तुम्हें चेक करना है, यू कैन गो फॉर द सैम्पल पेपर एज वेल। और 20 क्वेश्चंस बाद में जो मैं कराऊंगा, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 110% ये आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी तुम्हें एक बारी देख करके पेपर देने जाना है, जो कि जनवरी में ऑब्वियसली आ जाएगा। तो जनवरी तुम्हारा लास्ट महीना है जिसमें तुम पूरे जोशो वोश में रिविजन कर रहे होगे, वहाँ पे कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे आते हैं। दिस इज अ वेरी न्यू टॉपिक, तो हम लोग इसको भी बहुत ही एनर्जी के साथ करेंगे, और हम लोगों का आई थिंक 37-38 मिनट का लेक्चर हो रखा है, ठीक है। तो आगे भी बने रहो भाई। अब आधे घंटे का चैप्टर बचा होगा, आई गेस। हम लोग कौन से पेज पे हैं अभी हम लोग 25 पेज पे हैं। अभी हमारे पास 25 पेजेस, और 50% हम लोगों ने कर लिया आधे घंटे में, तो 50% के लिए और आधा घंटा तो चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम क्या देखेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? एक सेकंड। ओके, सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन स्टार्ट करना है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, मैं ऐसे लूंगा कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन जा रहे हैं तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। ऑलराइट, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ dr/dt इज इक्वल्स टू k टाइम्स r की पावर 0। के क्या है? रेट कांस्टेंट है,
रेट कांस्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट ऐसे ही लिखेंगे हम लोग इसको, ये दोनों इक्वल होगा, ये भी रेट है और ये भी रेट है, दोनों इक्वल होगा ऑब्वियसली। और आर की पावर जीरो क्या है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम लोग इसलिए आर की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू कितने की इक्वल आ जाएगी, के आ जाएगी, क्योंकि एनीथिंग पावर ए की पावर जीरो इज इक्वल टू 1, तो इसलिए आ गया के आ गया ये। तो डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और डी टी। इसको जैसे ही इंटीग्रेट करोगे विल गेट आर, इसे इंटीग्रेट करोगे तो के, और ये टी का टी आ जाएगा और प्लस आई आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अगर टाइम इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी आर इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट होगी कंसंट्रेशन, तो अगर हम इसको आर नॉट को यहाँ पुट करें और टाइम कितना था जीरो, तो आ गया 1, तो आर नॉट की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई आर नॉट। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो आर इज इक्वल्स टू कि माइनस के टी प्लस आर नॉट। जिस भी बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है वन शॉट फिर से देख लो एक बार, क्या किया मैंने कि भाई यहाँ पर जो है आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली, और टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन बन जाएगी, जो कि आ जाएगी आई के इक्वल। तो मतलब इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में अगर हम आई की जगह पे आर नॉट डालते हैं तो वो सही बात हो जाएगी, हाँ जी सही बात हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन निकल करके आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है। आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। इसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, जो कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, अगर स्लोप नेगेटिव आएगी तो इक्वेशन विल बी डिक्रीजिंग, जो कि यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ। स्लोप याद रखना, स्लोप की वैल्यू होती है माइनस के, रेट कांस्टेंट जो भी है उसकी माइनस के, ये वैल्यू होती है स्लोप की। आगे आ जाओ, एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंजाइम कैटालाइज्ड जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ ammonia on a hot platinum surface is also at a high pressure, it is also an example of decomposition reaction, जो है वो भी एग्जांपल होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जैसे इसमें रेट देखो कितनी आ गई 2HI जो होता है वो ब्रेक कर जाता है H2 में, और I2 में, ये भी एग्जांपल जो है वो हमारा क्या है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आई थिंक इसे हाईलाइट करना भूल गए, ये नोट्स में तुम्हें हाईलाइटेड मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमने रिएक्शन को कंसीडर कर दिया आर से टी। रेट कैसे लिखोगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर। आर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये वन ऑर्डर रिएक्शन की बात है। डिफरेंशिएशन करोगे जैसे लास्ट टाइम किया तो ये आ जाएगा डी आर अपॉन, यहाँ पे से के आर नीचे आ जाएगा के टाइम्स आर, के को इधर छोड़ दो और आर को ले आओ, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन किया है हमने, तो ये आ जाएगा के डी टी नेगेटिव का, ठीक। इसको इंटीग्रेट मारो, इसे भी इंटीग्रेट करोगे, के कांस्टेंट तो के बाहर माइनस के, और इंटीग्रेशन डी टी आ जाएगा, ये टाइम बन जाएगा। और इन दोनों का तुम्हें याद होना चाहिए एल एन आर का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, ऑब्वियसली इसे फर्स्ट मानेंगे और हम पुट करेंगे टाइम की वैल्यू जीरो। टाइम की वैल्यू जैसे ही जीरो पुट करोगे ये खत्म हो जाएगा, तो एल एन आर नॉट विल बी आई की वैल्यू आ जाएगी, तो आई की वैल्यू एल एन आर नॉट पुट कर देना, और जैसे ही तुम पुट करोगे यू विल गेट अ न्यू इक्वेशन विच इज एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। इसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो एम हम देख पा रहे हैं नेगेटिव का, एक्स अगेन ये भी ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा। डिफरेंस यही होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कि यहाँ पे जो हम लेते हैं वो कंसंट्रेशन लेते हैं एल एन आर, और यहाँ पे टाइम लेते हैं, वहाँ पे जो कंसंट्रेशन ले रहे थे वो हम लोग ले रहे थे आर, एंड टाइम हम लोग ले रहे थे सेम। यहाँ पे कंसंट्रेशन आर ली है, वहाँ पे एल एन आर लेते हैं, यही एक बेसिक सा डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करें 2.303 log r नॉट अपॉन r इज इक्वल्स टू के टी, log r नॉट अपॉन r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k अपॉन 2.303 rt, ठीक है। तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी से आ जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, इंक्रीजिंग स्लोप की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन 2.303, समाप्त। अगर हम लोग रीअरेंज कर दें तो एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, तो के की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट अपॉन आर। अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग पुट करें तो यहाँ पे से हमारे पास एक जो इक्वेशन बनती है वो इस टाइप की बनती है, जो कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। उस हिसाब से एक और ग्राफ बन जाता है जो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है, कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है टाइम के साथ साथ, ठीक है। दैट्स इट। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैस फेज में, तो भाई गैस फेज में इक्वेशन सीधे याद रखो, कहाँ से आ गया क्या आया है वो तुम जा करके फुल लेंथ में भी देख सकते हो। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम लोगों ने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर लिया ए से बी और सी का टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में, तो हम लोगों ने एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो प्रेशर लिया था P1 PI, ठीक है, PI ATM, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है वो 0 है। फिर टाइम टी इज इक्वल टू टी पे लिया PI माइनस एक्स, और यहाँ पर ये एक्स बना, ये भी एक्स बना, ठीक है। PI क्या होता है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए होता है, PT क्या होता है, टोटल प्रेशर ऑफ टी होता है, PA PB PC जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ABC होता है रिस्पेक्टिवली। तो PT क्या हो जाएगा, PA प्लस PB प्लस PC। PT की वैल्यू क्या लिखेंगे, PI माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो ये 2x हो जाएगा और ये PI माइनस एक्स हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू PT माइनस PI हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर एट ऑफ ए एट टाइम टी ऑफ ए, तो PA निकलेगा, PA विल बी इक्वल्स टू PI माइनस एक्स, PI माइनस एक्स। तो PI कैसे निकल जाएगा, PI माइनस PT प्लस PT माइनस PI, ठीक है। तो ये आ जाएगा PI 2 हो जाएगा ना, तो PA विल बी इक्वल्स टू 2PI
माइनस पी टी, ये आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ से तुम इसको वैल्यू को पुट कर दो तो रेट इक्वेशन आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, pressure, partial pressure. Half life of a reaction की अगर हम लोग बात करें, the time in which the concentration of reactant is reduced to one half of its initial concentration is called as half life of a reaction. जैसे अगर R से P जा रहे हो तो T is equals to 0 पे R नॉट concentration रही होगी, T is equals to half पे R नॉट by 2 concentration रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आ जाओ हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम लोग ड्राइव करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने सारी चीजें पुट की, R नॉट और फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाता है R नॉट by 2, तो लिख दिया R नॉट by 2, नीचे आ जाएगा T हाफ। तो जब इसे हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2 के क्या है तुम्हारा इन रेट कांस्टेंट, आर नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तुम देख सकते हो रेट कांस्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रही है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। आज जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ड्राइव करके देखते हैं, आर रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, इससे हम लोगों ने यहाँ पे भी वही चीज़ की, आर की जगह पे आर नॉट बाई 2 पुट किया, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं ऊपर 2 आ गया और लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है। जब इसे सॉल्व किया तो के की वैल्यू आ जाती है ln2 अपॉन टी हाफ, या फिर ln2 को हम लिखते हैं 0.693 अपॉन के, टी हाफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। बस अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो इस पर डिपेंड ही नहीं करता है कंसंट्रेशन पे, ठीक है। वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पे उसको कोई मतलब नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन वगैरह से कुछ भी नहीं मतलब है, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है भाई, देखो ये एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन जब हम इसमें कंडीशंस लगाते हैं ना तो ये बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह साउंड करता है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता नहीं है, ठीक है। A chemical reaction between two substance when one reactant is present in bulk, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तो भाई एक बात बताओ, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो उस रिएक्शन में उसका रेट, रिएक्शन का जो रेट होगा वो दूसरा जो चीज़ बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा सॉल्ट और एक बूंद सा पानी है, तो पानी पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा उस सॉल्ट का रेट, है कि नहीं है। देखो जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट इज दिस, इसका हाइड्रोलिसिस किया H प्रेजेंट के पॉजिटिव में, ये बना 0 मोल और ये बना 0 मोल, मतलब इनिशियली ये 0 मोल था और ये जो हमारा था ये 0.01 मोल था और ये 10 मोल था। अब तुम देख सकते हो वाटर कितना है 10 मोल और ये कितना है 0.01, ये बहुत कम है, तो रिएक्ट करके ये 0.1 बनाएगा तो, लेकिन वाटर का मोल देखो ना, जो रेस्ट वाटर बचा वो 9.9 बचा, जो कि हमारे पास था कितना 10 मोल, तो जो चेंज आया है वाटर के कंसंट्रेशन में वो कुछ भी नहीं है यार उसके सामने, तो देखो कुछ भी नहीं यूटिलाइज हुआ, कहाँ ही कुछ ज्यादा हुआ है, एकदम चिंदी सा यूटिलाइज हुआ, ठीक है। तो जो रेट है वो वाटर पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि वाटर कुछ हुआ ही नहीं है चेंज, मतलब ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया वाटर में, इसलिए वाटर पे वो डिपेंड नहीं करेगा। सो वी कैन सी दैट H2O at time is equals to 0 will be equals to मतलब equivalent to H2O at time t, means that concentration of H2O does not change, so it cannot change the rate as well, ठीक है। so rate of reaction will be equals to K times H2O, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, तो वन ऑर्डर आ गया, तो फर्स्ट, ठीक है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है ये ध्यान रखिएगा, कब यूज होती है ये भी ध्यान रखिएगा, जब एक चीज जो भी रिएक्शन होती है बल्क में प्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा होती है, एक्सेस में प्रेजेंट होती है, तो उस पर वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर पाता है, इस वजह से, सिंपल। आगे आ जाओ, राइट द स्लो वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट लॉग आर नॉट बाई आर, भाई आर नॉट लॉग के बारे में पूछा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का वो वाला रिएक्शन जो कि इंक्रीजिंग होगा, अभी पीछे कराया था मैंने, ठीक है। अच्छा आर नॉट बाई आर वाला रिएक्शन नहीं कराया क्या, कराया तो है यार, कराया तो है, ठीक है। जैसे इसे कंपेयर करोगे यहाँ पे हम लोगों ने ln की जगह पे इसे log में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आई गेस मुझे लग रहा है कि मैंने ये वाला ही ग्राफ एक्सप्लेन करके ये वाला स्किप कर दिया था और स्यूडो वाला बता दिया था तुम लोगों को, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब इस रिएक्शन को हम लोग, अच्छा ln को हम लोग log में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303, जिस भी बच्चे को log वाले वीडियो में डिस्कस डाउट्स आ रहा है तो वो भैया यहाँ पर आई बटन पे लिंक लगा हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा ln को log में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2.303 log आर नॉट अपॉन आर विल बी इक्वल्स टू के टी हो जाएगा। सर कैसे हो गया ये, अरे इसे इधर ले आओ ना, या तुम इसे करो ऐसे के टी को इधर भेज दो, इसे इधर भेज दो, ठीक है। मतलब सर ये आप ऐसा लिख रहे हो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर विल बी इक्वल्स टू के टी, जी बिल्कुल ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से के टी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो एल एन आर नॉट, तो ये एल एन आर नॉट अपॉन आर लिख दूं मैं से, अब लॉग को कन्वर्ट करना तो लॉग हो जाएगा ये 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर, बोलो इज इक्वल्स टू क्या हो गया, के टी हो गया सर, 2.303 को उधर भेजोगे तो लॉग आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल्स टू के टी इंटू अपॉन 2.303, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कन्वर्ट करें तो c यहाँ पर 0 है, इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, इसका मतलब है जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है सर, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तो y की वैल्यू ये आ गई, mx प्लस सी में m क्या है, ये है इंक्रीजिंग, तो भाई पॉजिटिव है इसलिए इंक्रीज कर रहा है लॉग, ठीक है। ये याद रखना इस बात को, यही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा था इन्होंने हमसे, बड़ो भाई बड़े ये रहा, देखो ये रहा ग्राफ तुम्हारा खत्म,
याद रखना भाई, मेरे ग्राफ बहुत बार आता है, तो एक बार प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये मैंने पीछे करा दिया है, देख लो भाई, ये पूछते हैं आपके एग्जाम में। भैया पूरा डेरिवेशन आपको याद करना है, बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से, बहुत प्यार से याद करना है, ठीक है। राइट द रेट लॉ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। भाई तुम ड्राइव करके बताओ इन्हें, और क्या ड्राइव करके जस्टिफाई करना है ना। राइट द रेट लॉ लिख दिया पूरा तुमने, जस्टिफाई करके दिखा दो कि भैया जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो है ही नहीं इसमें, तो हम डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इन्होंने दे दिया 99% वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लो। जब भी हमें 99% वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बहुत बार देते हैं कि 99% कंप्लीशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन। 90% जितना रिएक्शन 90% में जितना देर में कंप्लीट हुआ होगा, उससे वही सेम चीज जो हमारे टाइम लगती है कब, जब हम लोग 99% की बात करते हैं, तो ठीक है, 90% की बात करते हैं तो ठीक है, 99% वाले में उसका डबल टाइम लगता है। कर देंगे। सबसे पहले टाइम निकालो वो वाली इक्वेशन से। कौन वाली इक्वेशन कह रहा हूँ मैं, ये वाली इक्वेशन देखो, ये जिसमें हम लोगों ने 2.303 को इधर ले लिया था, जो दूसरी इक्वेशन आई थी यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सही टाइम निकालने की कोशिश करोगे तो ये सब चीज़ें इधर जाएगी, ठीक है। तो वही टाइम निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो इन्होंने निकाला है बुक में, बुक वाला भी आंसर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये राटी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन ऑब्वियसली कम हो गई होगी, तो यहाँ पे इन्होंने कहा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगी, कोई भी चीज़ 100% होता है, फाइनली जब 99% कंप्लीट हो गया हो तो एक ही चीज़ तो बची होगी, तो ये वन, इसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट दिस 4.606 अपॉन के, ठीक है। अब ये टी 99% के लिए आया, टी 90% के लिए क्या आएगा, ऊपर 100 और 90% मतलब 10% अभी बचा होगा, फाइनल कंसंट्रेशन 10% बची होगी 100। इसे सॉल्व कर लो और देख लो क्या रिलेशनशिप आ रहा है, ट्वाइस रिलेशनशिप आ रहा है। इस तरीके से वो कुछ भी पूछ सकते हो तुमसे, 57% पूछ सकते हैं, 87% पूछ सकते हैं, जो भी पूछेंगे तुम इसी तरीके से उसे सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। आगे आ जाओ, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेट रिएक्शन। देखो भाई मेरे, अब ये हमारा जो है ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, तो अच्छे से समझ लो। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ये मैंने 50 बार बता दिया, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट इट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट अ टेम्परेचर 298 केल्विन टू द रेट कांस्टेंट। अच्छा, 298 प्लस 10 केल्विन पे जो टेम्परेचर है वो उसका बेसिकली टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा करके जब तुम रेशियो निकालते हो ना, उसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। किसका सर, जब 298 पे जो रेट था वो, उसको नीचे ले आओ और ऊपर रख दो ऊपर वो वाली चीज जो 298 प्लस 10 पे आई थी। इट इज ऑब्जर्व that for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree Celsius the rate constant is nearly double, मतलब 10% बढ़ाने से रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछी जाती है। अरेनियस थ्योरी, अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ गए, कोलिजन में अरेनियस थ्योरी को इंपॉर्टेंट तरीके से समझो। अरेनियस थ्योरी कहती है, इट स्टेट्स दैट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड थ्रू इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब बीच में प्रोडक्ट के बीच में एक चीज बनती है, जो कि क्या बनती है, जब तुम्हारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में एक चीज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। H2 plus I2 gives 2HI। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ I2 कोलाइड्स टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन ब्रेक्स अप टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ HI। सिंपल, देखो जैसे HH जो है, ये वाली रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, HH जो है वो II के साथ क्या करेगा, ऑब्वियसली ये तो पता ही था, केमिस्ट्री में होता भी है कि जब पुराने बॉन्ड, जब तक तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड तुम्हारे से दूर नहीं जाएगी तो वही नई गर्लफ्रेंड तुम्हारी नहीं बनेगी, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना, केमिस्ट्री में होता है कि जब तक तुम्हारे ओल्ड बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक तुम्हारा नया बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। जैसा होता था ना जब स्कूल में हमारे दोस्त यार होते थे, तो वो दूसरे होते थे, जब हम कॉलेज में आते हैं तो दोस्त यार दूसरे होते हैं, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट कि जब तक हमारा पुराना बॉन्ड, अब तुम पुराने ही दोस्त के साथ लगे हो यार दिन भर कॉल पे, हाँ पार्टी बताओ कैसा चल रहा था, अच्छा वहाँ आ गया था, ये किया वगैरह, तो फिर तुम्हारी न्यू दोस्ती तो हो नहीं पाएगा। इसलिए जब तक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, जब तक न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना, ये साइमल्टेनियसली ब्रेक करेगा और ये आयोडीन के साथ नई बॉन्डिंग करेगा, ये वाला आयोडीन वाला भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये ब्रेक हुआ और ये फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर यही जो चीज़ होती है वो इंटरमीडिएट होती है और फॉर्मेशन होता है HI का, ठीक है। आगे आ जाओ, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो हमारे पास बना बेसिकली ग्राफ, वो ये सब बना। देखो हमेशा याद रखना, रिएक्शन होने के पीछे की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो समझो रिएक्शन होने के पीछे रीजन क्या होता है, कोई भी चीज रिएक्शन करती क्यों है। तो कोई भी चीज जो रिएक्शन कर रही है ना भाई मेरे, वो रिएक्शन करने के पीछे उसका रीजन ये होता है टू गेट स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल जब हमारा H2I2 जो था उसकी एनर्जी जो थी वो ज्यादा थी, एंड ये दोनों जब मिल करके प्रोडक्ट बनाता है HI, तो इसकी एनर्जी ऑब्वियसली इन दोनों की एनर्जी से कंपैरेटिवली कम होगी इसकी एनर्जी, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी H2I2 एक्टिवेटेड एनर्जी कहते हैं इसको, जितना टाइम से जो एनर्जी से लगी, जितनी देर में ये कहाँ पहुंचा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पहुंचा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में, सॉरी इंटरमीडिएट
बनाने में पहुंचा, ठीक है यहाँ, एंड इसके बाद फिर इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है और ये आता है 2G, और जो डेल्टा एच होता है ना, यही होता है चेंज इन एंथैल्पी, जब वो कितना एंथैल्पी का चेंज हुआ जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम EA से डिनोट करते हैं। मिनिमम एनर्जी, जो ये एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ये कौन सी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में जो एनर्जी लगी ना तुम्हें, उसको कहते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन मॉलिक्यूल। अर्हेनियस इक्वेशन यही इसके बीच में रिलेशनशिप देता है। द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय अर्हेनियस इक्वेशन, मतलब K इज इक्वल्स टू AE की पावर EA माइनस अपॉन RT, माइनस ऑफ EA अपॉन RT, यही आता है रिलेशनशिप अर्हेनियस इक्वेशन से, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ सही, ये हम लोगों ने रिलेशनशिप बना दिया और हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया, इसी को इसमें हम लोगों ने लॉग लगाया, तो लॉग लॉग के इधर मल्टीप्लाई किया, तो इधर लॉग को मल्टीप्लाई करो तो ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है 2.303 RT माइनस के साथ आ गया हमारा, ठीक है। क्योंकि देखो ना, जब तुम आगे आएगा तो ये हो गया क्या, लॉग ऑफ EA अपॉन RT, और वो साथ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और मल्टीप्लिकेशन में तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में तो जानते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो नाउ अगर K1 रेट होगा और K2 रेट होगा तो वहाँ पे से अर्हेनियस इक्वेशन स्टेप से मिलती है, लॉग K2, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे क्वेश्चन आते हैं, मैंने कराए भी होंगे आगे में, ठीक है। अब आते हैं मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन, ये था हमारा पूरा अर्हेनियस थ्योरी जो कि पिछले साल हट चुका था, लेकिन इस साल है फिर से पढ़ना है हमें। मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल and Boltzmann, the distribution of kinetic energy may be described by plotting the fraction of molecule with a given kinetic energy, ठीक है। The peak of the curve corresponds to the most probable kinetic energy. The most probable kinetic energy is the kinetic energy of maximum fraction of molecules, ठीक है। When temperature is raised, the maximum of curve move to the higher energy value and curve broad out and proportional of molecules with higher energy, मतलब ये देखो, ये जब इंक्रीज किया यहाँ पहुंचा और यहाँ आ गया, तो यहाँ पे जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे और ब्रॉडन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, ये देखो ब्रॉडन हो गया ना, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे, ये टी टेम्परेचर पे था, अब ये टी टेम्परेचर बढ़ाने पे वो ब्रॉडन हो गया, तो ज़्यादा एरिया कवर हो गया। दिस एरिया शोज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग एट टी। अब देखो ना यहाँ पे, दिस एरिया जो यहाँ पे शेडेड एरिया, दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल विद रिएक्टेंट एट टी +10 पे। तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व शोइंग एनर्जी अमंग्स गैसेस मॉलिक्यूल, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेट। तो भैया टेम्परेचर पे तो रेट डिपेंड करता है, बेसिकली हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज करेंगे वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कोलाइड्स विद एनर्जी ग्रेटर देन ये। क्या इफेक्ट होता है कैटलिस्ट का, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन चेंजेस बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इट alters the rate of providing alternating path by lower getting activation energy of the reactant species। बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारा कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट डालने के बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना वो कम हो जाती है, देख रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, और इंटरमीडिएट स्टेप या फिर जो तुम्हारा क्या कहते हैं उसे, एक्टिवेटेड चारकोल या सॉरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वो जल्दी बन जाता है, क्या बन जाता है, जल्दी बन जाता है, ठीक है। पाथ ऑफ लोअर ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलिस्ट विद इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। आज हमें समझ में आता है कि कैटलिस्ट जो हम यूज करते थे उसके पीछे क्या होता था, वो एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता था, जिसकी वजह से तुम्हारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बन जाता था, एक्चुअली यही होता था। देखो विदाउट चारकोल तुम, सॉरी विदाउट कैटलिस्ट तुम कहते तो ये हुआ था, और कैटलिस्ट के साथ कहते तो ये हुआ, ठीक है। A catalyst does not change the enthalpy, gives free energy of a reaction. It just change or and equilibrium constant of the reaction. वो क्या बस करती है, बस वो एक्टिवेटेड एनर्जी को घटा देती है, एंथैल्पी को वो चेंज नहीं करती है। देखो ये जो डिफरेंस था तुम्हारे एनर्जी में डेल्टा एच, वो तो अभी भी डेल्टा एच है, वो थोड़ी ना चेंज हो गया, ठीक है। जो चेंज हुई चीज़ वो क्या थी, वो जो चीज़ थी हमारी, वो थी हमारा एक्टिवेटेड एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं, वो चेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। कोलिजन थ्योरी, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन KTG। अकॉर्डिंग टू थ्योरी द reactant molecules are assumed to be hard sphere and reaction is postulated to occur when molecules collide with each other। जब तक मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेगा रिएक्शन होगा नहीं। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको ए से डिनोट करते हैं आगे, ठीक है, दिखाऊंगा मैं। कोलिजन थ्योरी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, जैसे अगर ये है देखो, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ZAB e की पावर EA माइनस EA अपॉन RT। ZAB क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, ठीक है। EA पावर माइनस EA अपॉन RT क्या है, दिस रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू द ग्रेटर देन EA, ठीक है। द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, भाई प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, वरना रिएक्शन फिर नहीं होता है। देखो क्या होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब ये
जो OH है इसको यहाँ पे आके अटैक करना था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों के पास ये है, हम लोगों ने इसका ओरिएंटेशन इस तरीके से रखा था, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो OH है ना वो पीछे से आके अटैक करने वाला है भाई, तो OH जो है वो पीछे रहना चाहिए, OH जो है वो पीछे रहना चाहिए ताकि वो रिएक्शन आसानी से हो जाए। दिस इज द ओरिएंटेशन। अगर OH जो है सामने लग रहा होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। SN1 SN2 मैंने पढ़ाया, हेलोएल्केन हेलोएल्केन, वहां पे जाके देखो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कैसा होता है। तो याद रखना उससे ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है। अगर पीछे से जाकर के रिएक्शन होती है जब ये जाकर के रिएक्ट करेगा, क्योंकि Br को सामने से निकलना है, ठीक है। The account of for effective collision, another factor P called the probability or steric factor is introduced, ठीक है। It takes in account the fact that the